बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए पहले शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट। जब एक साबुन से बना हुआ बुलबुला जो है वो फटता है तो वो ब्लैक क्यों अपीयर होता है? तो ये उसकी रीजन पूछ रहा है। आपको मालूम है जो साबुन का बुलबुला है उसकी जो लेयर है वो बहुत बारीक है, इसे हम कहते हैं थिन फिल्म। और थिन फिल्म का जो आर्टिकल था वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि थिन फिल्म के अंदर जब लाइट पास करती है तो लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो लाइट कैंसिल कर देगी और हमारे पास ब्लैक कलर नजर आएगा, और बुलबुला जब फटता है तो असल में वो ब्लैक इस वजह से नजर आता है क्योंकि वहां पर भी लाइट की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो पहले आप वन लाइन में ये आंसर देंगे, व्हेन सोप बबल बर्स्ट इट लुक ब्लैक ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो इस वजह से ब्लैक नजर आता है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बबल जो है वो थिन फिल्म से बना होता है, एज द बबल इज मेड ऑफ थिन फिल्म्स एंड वी नो दैट इन केस ऑफ थिन फिल्म द टोटल पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय। अब पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास होता है दो किस्म का, एक ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होता है और एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस होता है वो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का सम होता है। तो ये मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जो है वो 2t है और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा ओवर 2 है। यहां हमें ये देखना है कि ये t क्या है। याद रखिएगा ये जो बुलबुले की लेयर होती है, वो जो थिन फिल्म होती है सोप की, ये बेसिकली उसकी थिकनेस है। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब बुलबुला फटता है तो वो क्यों फटता है? क्योंकि हमारे पास जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से जो है वो बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। तो जब वो फटने लगेगा तो इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये जीरो को अप्रोच करेगी। तो ये लिख देते हैं, वेयर t इज द विड्थ ऑफ द थिन फिल्म या थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, व्हेन अ बबल इज बर्स्ट इट्स थिकनेस बिकम्स नेग्लिजिबल। उसकी थिकनेस जीरो को अप्रोच करती है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस फॉर्मूले में जीरो पुट कर दूं तो t की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये चीज बन जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय t की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। आगे है लैम्डा ओवर 2, और लैम्डा ओवर 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा ओवर 2। और ये बात हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा ओवर 2 हो तो फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यही वजह है कि हमारे पास जब सोप बबल फटने लगता है तो उस वक्त क्योंकि थिकनेस जीरो हो चुकी होती है या जीरो के करीब करीब होती है, तो इस वजह से हमारे पास पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आता है। और लैम्डा बाय 2 का जो पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाता है। Thus the condition for destructive interference is satisfied। यानी लैम्डा पार्ट डिफरेंस का लैम्डा बाय 2 आना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इट लुक्स ब्लैक ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही वजह है कि सोप बबल जिस लम्हे फटता है उस लम्हे आप देखें तो आपको जो सोप बबल का कलर है वो ब्लैक नजर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और वो कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। हम लोगों को याद है, हम लोगों ने ये दोनों आर्टिकल पढ़े, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दोनों में हम लोगों ने देखा कि जब लाइट इंटरफेयर करती है या डायफ्रेक्ट करती है तो दोनों सूरतों में हमारे पास फ्रिंजेस बनती थी, यानी डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते थे जिन्हें मैक्सिमा और मिनिमा कहते थे। तो वो ये कहता है कि हमारे पास इन दोनों फिनोमिनन में क्या डिफरेंसेस हैं। यानी दिखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही तरह की चीज है क्योंकि दोनों में मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है, लेकिन कुछ हमारे पास यहाँ पर की डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो मैं उनको बारी बारी बयान कर देता हूँ। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में सबसे पहला फर्क तो उनकी डेफिनेशन का है। इंटरफेरेंस में क्या था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो वेव फ्रंट था वो जब डबल स्लिट में आया था तो एक स्लिट ने एक नया वेव फ्रंट जनरेट किया था और दूसरे ने नया वेव फ्रंट जनरेट किया था, जिन्होंने आपस में इंटरफेयर किया था। यानी इंटरफेरेंस में हमारे पास एक वेव फ्रंट के दो हिस्से आपस में मिलते हैं, सुपरपोज करते हैं। ठीक है जी। तो इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। तो
तो हमारे पास वो जो दोनों स्लिट्स में से लाइट आ रही थी वो कोहेरेंट लाइट थी। तो हमारे पास जब ये फिनोमिना होगा कि दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज आपस में मिलेंगी, सुपरपोज करेंगे, तो इंटरफेरेंस होगा। लेकिन डायफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि डायफ्रैक्शन में हमारे पास एक स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो डायफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट वेव कब अराउंड द एजेस ऑफ अ नैरो ओपनिंग और ऑब्स्टेकल। अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो जो वेव है वो बेंड हो जाती है, या कोई हमारे पास ओपनिंग आ जाए तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। ये जो हमारे पास बेंडिंग की प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है। इंटरफेरेंस में हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, तब जाकर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर आएगा। एटलीस्ट टू कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, जबकि डायफ्रैक्शन में ओनली सिंगल सोर्स इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन जो है वो सिंगल सोर्स से भी की जा सकती है। नंबर 3 में वो कहता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। अच्छा, जो हमारे पास इंटरफेरेंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न बना था उसमें जितना मैक्सिमा बड़ा था मिनिमा भी उतना ही बड़ा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो इक्वली स्पेस था, यानी विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ अ मिनिमा। तो यहाँ इक्वली स्पेस था। अच्छा, डायफ्रैक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो डायफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि दरमियान वाला मैक्सिमा बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहते हैं मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कम होती जाती है। यानी डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। एक ये फर्क आ गया। अच्छा, फिर इसमें एक और बात भी थी, और वो थी कि ना सिर्फ उनकी विड्थ सेम थी बल्कि इंटेंसिटी भी सेम थी। यानी सारे मैक्सिमा एक जैसे ब्राइटनेस लेवल रखते थे, यानी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। जबकि डायफ्रैक्शन फ्रिंज में ऐसा नहीं हुआ था। डायफ्रैक्शन में हम देखा था कि दरमियान वाला जो मैक्सिमम होता है वो बहुत ब्राइट होता है, जबकि बाकी जो मैक्सिमम होते हैं उनमें ब्राइटनेस का लेवल कम होता है, यानी इंटेंसिटी कम होती है। तो डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस डज नॉट हैव सेम इंटेंसिटी। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ सेकंड ग्लास प्लेट इज आल्सो यूज्ड। व्हाई? सेकंड ग्लास प्लेट, ये सेकंड ग्लास प्लेट है, इसको क्यों यूज किया ये हम बाद में आते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें ये नहीं है। ठीक है। अब जरा देखिए, मेरे पास ये लाइट का एक सोर्स है, लाइट के सोर्स से लाइट निकली है, ये जो लाइट की रे निकली है जब ये यहाँ एंटर होगी ना तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। एक इधर को चली जाएगी मिरर M2 की तरफ, और एक आगे को चली जाएगी मिरर M1 की तरफ। इसे कहते हैं डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड। तो लाइट की एक जो सोर्स थी वो दो सोर्सेज में डिवाइड होगी। आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये जो नंबर 2 है कि ये नंबर 2 कहां से पास कर रही है। देखिए जी, लाइट यहाँ एंटर हुई ऐसे, ये उसके बाद ये पहले ग्लास में से पास करेगी ऐसे, यानी एक दफा ग्लास में गई, ठीक है, ये ग्लास में चली गई, फिर यहां से टकरा कर ये वापस ऊपर जाएगी ग्लास में, ये ऐसे ऊपर गई, दो दफा ग्लास में से पास कर गई। अब ये निकल कर इधर जाएगी, फिर यहां से वापस पलट कर आएगी, जब दोबारा फिर ग्लास में जाकर फिर ये आई तक पहुंची। तो अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीम 2 है ये कितनी दफा ग्लास में से पास किया, तो आप कहेंगे सर ये 3 दफा पास किया। अब जरा बीम 1 को देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये बीम यहां से गई, ठीक है, यूं, ये ग्लास में एंटर हुई, यहां पर ये ग्लास में एंटर हुई, एक दफा हो गई। अब ये आगे जा रही है, सपोज करो ये नहीं है तो ये आगे जाएगी, फिर सीधा टकराकर वापस आ जाएगी, और यहीं से टकराकर वापस आंख पर। यानी अगर आप इसके बारे में पूछेंगे कि ये कितनी दफा ग्लास में से पास किया, तो आप कहेंगे एक दफा। यानी पहली बीम जो है वो 3 दफा पास कर रही है ग्लास में से, और दूसरी बीम जो है वो एक दफा। इससे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस इक्वलाइज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बीम के रास्ते में जो सिर्फ एक दफा ग्लास में से गुजरी है उसके रास्ते में एक और ग्लास रख देंगे, बिल्कुल उतना ही थिक और उसी मटेरियल का बना हुआ एक और ग्लास। उससे क्या होगा, एक दफा यहां से पास की थी, अब जब यहां आएगी तो फिर पास करेगी, फिर आगे चलेगी, फिर टकरा कर जब वापस आएगी, फिर दोबारा इसमें से पास करके वापस आकर आंख पर आएगी। तो अब ये भी कितनी दफा ग्लास में से पास करेगी, 3 दफा। तो दोनों का पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, the principle of Michelson's interferometer is based on the division of amplitude, usually by partial reflection and transmission. ठीक है, partial reflection and transmission। आप देख रहे हैं ना, जब यहाँ पर ये लाइट एंटर हुई है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है और कुछ उसमें से गुजरकर ट्रांसमिट हो गई है। तो कुछ ट्रांसमिशन हो रही है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है,
Therefore, a second glass plate B equal in thickness to plate A is placed in the path of the horizontal ray. हम क्या कर रहे हैं, हम एक और बीम ऐड कर रहे हैं, एक और प्लेट ऐड कर रहे हैं ग्लास की, जो कि पहली प्लेट जितनी ही थिकनेस की है, so that to introduce the same retardation in ray 1 as ray 2, ताकि हम रे 1 में भी उसी तरह से रिटार्डेशन करें जिस तरह से रे 2 में हुई है, क्योंकि रे 2 को 3 दफा गुजरना पड़ा है, तो रे 1 को भी हम 3 दफा गुजारेंगे। उसके लिए हमने एक अलग एक और ग्लास प्लेट जो है वो एंटर कर दी। With this arrangement, each ray will then pass through the same thickness of glass, which equalizes the path length of the two rays. Therefore, the second glass plate is used as an equalizer of path length. यानी इसका काम क्या है, path length को बराबर करना of the two light ray. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट बुक पर और देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। How can you explain Brewster's law of polarization? सबसे पहले तो इसको आप समझें कि हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, एक लाइट है, ये दो मीडियम हमारे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ये लाइट जब यहाँ पर एंटर होगी तो ये दो काम करेगी, कुछ अगले मीडियम में एंटर हो जाएगी जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये जो वापस रिफ्लेक्ट करती है ना, ये कुछ पोलराइज हो चुकी होती है, ठीक है, पोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ी, ये थोड़ी बहुत पोलराइज हो चुकी होती है। लेकिन एक एंगल ऐसा है जिसे हम यहां पर IP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल। एक एंगल ऐसा होता है जिस पर जब लाइट टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती तो वो सारी की सारी कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी होती है। तो हमारे पास, हमें ये मालूम है कि जब ये इस एंगल पर टकराएगी जिस पर ये कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी होगी, उस वक्त दूसरे मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड रे है और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री बनता है। अब जरा देखते हैं, ये बातें मैंने लिखी हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, फॉल्स ऑन ग्लास, वाटर एटसेट्रा, किसी भी मीडियम पर आकर टकराते हैं, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन जनरल पार्शियली प्लेन पोलराइज। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वापस, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, मतलब थोड़ी बहुत पोलराइज होती है, बट एट अ सर्टेन एंगल। लेकिन एक एंगल ऐसा है कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, जिसे हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, जिस पर जब लाइट गिरे तो क्या होगा, द पोलराइजेशन इज कंप्लीट। उस पर वो पार्शियली पोलराइज नहीं, बल्कि वापस जाते हुए कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी होती है। एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर इन अ ट्रांसमिटेड मीडियम आर फाउंड टू बी एट राइट एंगल। जब आप ऐसा करेंगे, उस एंगल पर फेंकेंगे जिस पर वो कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी होगी, तो उस वक्त जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर। द वाइब्रेशंस इन द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू द सरफेस एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब वो कहता है यहां पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin θ1 is equals to n2 sin θ2। तो अब जरा अगर आप गौर करें, इन दो रेज को देखिएगा, इसको और इसको, ये रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। तो अगर हम यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, n1 का मतलब है ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, साइन θ1 में भी थीटा भी ऊपर वाले एंगल, ऊपर वाले मीडियम में जो एंगल बन रहा होगा, और वो तो IP है, तो n1 की जगह n1 आ जाएगा और sin θ1 की जगह sin IP आ जाएगा। उसके बाद n2 का मतलब है दूसरा मीडियम, मीडियम 2, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ही है, जबकि दूसरे मीडियम में जो एंगल बन रहा है अगर आप देखिए तो वो r है, तो θ2 की जगह r पुट करूंगा तो ये sin r बन जाएगा। तो ये मैंने स्नेल्स लॉ को कुछ इस तरह से लिख दिया। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप यहां से यहां तक एंगल देखें, ये सारा एंगल, तो ये 180 डिग्री बनता है ना। लेकिन इस 180 डिग्री में अगर आप गौर करें तो ये IP भी आ रहा है, फिर ये 90 डिग्री आ रहा है, और फिर ये R आ रहा है, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मैंने लिखा, दिस IP प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। R को एक तरफ रखे, 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, IP भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गए, 180 माइनस 90 होता, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आई। इस R की वैल्यू को मैं यहां ऊपर पुट कर देता हूं, तो n1 sin IP एज इट इज लिख दिया, n2 भी एज इट इज लिख दिया, लेकिन sin R की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस IP, ये मैंने इधर पुट कर दिया, तो ये आ गया।
अब आपको मालूम है अगर 90 में से कुछ माइनस हो या 90 में कुछ ऐड हो तो फिर साइन कॉज में चेंज होता है, हम लोगों ने काफी दफा किया है। तो ये साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा, ये कॉज आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो हमारे पास साइन आईपी इधर है, कॉज आईपी उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन आईपी ओवर कॉज आईपी टैन आईपी, और इधर आ जाएगा n2 ओवर n1। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल, देखें टेंजेंट ऑफ द एंगल at which the polarization is obtained by reflection is equal to the ratio of refractive indices of the medium। तो tangent of the angle बराबर है रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, कब? जब हमारे पास लाइट फुल पोलराइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पाथ डिफरेंस विद रेफरेंस टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव मोशंस। पाथ डिफरेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफरेंस इन डिस्टेंस, पाथ्स में जो फर्क होता है दो लाइट वेव्स के, उसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू कोहेरेंट रेज इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू कोहेरेंट रेज, अगर दो रेज एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो हम कहेंगे इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस का, दोनों ने एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे ये पाथ डिफरेंस 0 है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब दो वेव्स हमारे पास मिलती हैं, व्हेन टू वेव्स पास थ्रू अ मीडियम एट अ पॉइंट, then the resultant displacement at that point is the vector sum of the displacement due to the two component waves। this is called interference of light wave। यानी जब हमारे पास लाइट जो है वो एक जगह पर आकर इकट्ठी होती है तो हमारे पास उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव्स का कुल मिलाकर, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर सम होगा डिस्प्लेसमेंट का। अब उसने कहा कि पाथ डिफरेंस को एक्सप्लेन करें, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन वो कहते हैं विद रेफरेंस टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू m लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस हो तो हम देखते हैं कि वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का क्रस्ट आता है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, तो हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, एक ब्राइट इमेज बनता है, मैक्सिमा बनता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो आधा लैम्डा यानी लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 यानी 1.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2 यानी कि 2.5 लैम्डा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा। देखें ना, ऑड मल्टीपल, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला है और साथ हाफ ऑफ द लैम्डा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा। तो ये हमारे पास जब जब दो वेव्स के दरमियान इतना इतना डिफरेंस होगा तो वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आएगा, तो इससे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमा बनने की बजाय मिनिमा बनेगा, और वहां पर लाइट कैंसिल कर देगी और हमारे पास डार्कनेस होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।